बच्चों, कक्षा 11वीं कोर पाठ्यक्रम हिंदी में संकलित कहानी प्रेमचंद की नमक के दारोगा का हम पाठ्यांकन करेंगे। कहानी पढ़ने के पूर्व हम प्रेमचंद के बारे में जानें। वैसे प्रेमचंद से आप परिचित हैं। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 1880 लम्ही बनारस के निकट हुआ था। साथ ही प्रेमचंद बचपन में बहुत कठिनाइयों से उनका गुजरा और बचपन में उन्हें बहुत प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रेमचंद की माँ अक्सर बीमार रहते थे और कुछ समय बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो प्रेमचंद के पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया और जो बीमाता आई वह प्रेमचंद को पसंद नहीं करती थी। फलतः प्रेमचंद जैसे कुछ बड़े हुए तो बीमाता ने प्रेमचंद का विवाह अपनी पसंद की एक लड़की से करवाया। वह लड़की स्वभाव से बड़ी कटु थी। प्रेमचंद ने जैसे तैसे 10-12 वर्ष तक उससे साथ निभाया और एक दिन उससे तलाक ले लिया। तब प्रेमचंद ने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया और शिवरानी देवी का प्रेमचंद के जीवन में अथक योगदान है। बच्चों, पिता डाकखाने में मुंशी थे, किरानी थे और प्रेमचंद के पिता भी आर्थिक तंगी से दबे हुए थे। इतनी अधिक आय नहीं थी। फलतः प्रेमचंद जैसे कुछ बड़े होते हैं तो प्रेमचंद के पिता की मृत्यु हो गई और प्रेमचंद के ऊपर पारिवारिक बोझ आ गया। प्रेमचंद ने किसी तरह मैट्रिक कक्षा पास करते ही नौकरी की खोज में निकले। एक दिन वे सारी किताबें लेकर एक पुस्तक विक्रेता के यहाँ गए तो वहाँ पर एक स्कूल हेडमास्टर बैठे हुए थे। उनसे जब बातचीत हुई तो प्रेमचंद ने उन्हें प्रभावित किया और 10 रुपये की मासिक नौकरी पर स्कूल हेडमास्टर ने उन्हें नौकरी में रख लिया। बच्चों, प्रेमचंद इंटरमीडिएट, बीए और वकालत भी करना चाहते थे। इसी दौरान प्रेमचंद असहयोग आंदोलन के 1920 गांधी जी द्वारा छेड़े जाने पर उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और स्वतंत्र लेखन की ओर प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार से प्रेमचंद की जीवन दिशा बदल गई। प्रेमचंद एमए इंग्लिश भी करना चाहते थे और डॉक्टरेट भी लेना चाहते थे, किंतु अब वक्त नहीं था, अवकाश नहीं था, समय नहीं था। समय की दिशा बदल चुकी थी। अब रोटी कमाने का पूरा दायित्व उनके ऊपर आ चुका था। पारिवारिक भरण पोषण का दायित्व आ चुका था। बच्चों, प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हम देखें कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, कायाकल्प, निर्मला इत्यादि प्रमुख उपन्यास हैं, जिसमें गोदान को उपन्यास महाकाव्य की उपाधि से नवाजा जाता है और इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर 1, 2, 3, 4 इस तरह से 8 खंड हैं, उसमें संग्रहित हैं। प्रेमचंद ने कुछ नाटक भी लिखे हैं, कुछ विचार और विविध प्रसंग नाम से एक निबंध संग्रह भी है। प्रेमचंद की नाटक जो है प्रेम की देवी और करबला संग्राम नाम के हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार से प्रेमचंद के बारे में अगर कहें तो प्रेमचंद के नाम से ही कहानी का जो काल विभाजन किया जाता है, प्रेमचंद के पूर्व और प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के पश्चात यानी प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद के पूर्व जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं वह रोमानियत, अय्यारी आदि से भरी पड़ी हुई हैं, जासूसी कहानियाँ हैं। प्रेमचंद ने अपने काल में आकर या प्रेमचंद ने
उन कहानियों को सामाजिक धारा से जोड़ा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़ा और उन्होंने सामाजिक विषय बनाया। इस प्रकार से प्रेमचंद उन्होंने पूरी तरह से, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में, इनका सोजे पतन अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, ये क्रांतिकारी था, इनकी रचना थी। और इस प्रकार से प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जीवन के आदर्शों को परखा है, देखा है और हमारे सामने परसा है। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी यह एक आदर्शवादी कहानी है और प्रेमचंद शुरुआत में उनकी जो कहानियां हैं आदर्शवादी कहानियां उन्होंने लिखी और इसके साथ पंच परमेश्वर के साथ उनका उपन्यास सेवा सदन ये आदर्शवादी हैं। साथ ही साथ बड़े घर की बेटी और नमक की दरोगा भी कहानी कुछ इसी तरह से है। प्रेमचंद ये आदर्शोन्मुखी कहानियाँ या उपन्यास के पश्चात उत्तर काल में अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे यथार्थवादी हो गए, जिनमें से उनका उपन्यासिक कृति जो इसे उपन्यास सम्राट की पदवी से नवाजा है इन्हें, गोदान और पूस की रात, कफन, ये जो कहानियाँ और उपन्यास हैं ये यथार्थ जीवन को प्रमाणित करते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद ने नमक के दरोगा जो हमारे सामने कहानी है वह 1914 में लिखी गई बहुचर्चित कहानी है। यह आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की कहानी है। जैसा 1914 प्रेमचंद का प्रारंभिक दौर है और इस दौर में प्रेमचंद आदर्शवादी रहे और ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी प्रेमचंद की स्वयं लिखी गई या गढ़ी गई एक अवधारणा है। वास्तव में आदर्शवाद और यथार्थवाद दो अवधारणाएं होती हैं, पर प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, इस कहानी में प्रेमचंद ने धर्म और धन दोनों में द्वंद्व बताया है और चूंकि धन और धर्म में द्वंद्व होने के साथ साथ उन्होंने यह बताया है अच्छाई और बुराई, अच्छाई हमेशा विजय होती है, धर्म की जय होती है और इस प्रकार से उन्होंने इस कहानी में पूरी तरह से इसी बात को लेकर गढ़ा है। इस पाठ में हम देखें पंडित अलोपीदीन और नमक का दरोगा जो मुंशी बंशीधर हैं, दो प्रमुख पात्र हैं और पंडित अलोपीदीन अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के साथ साथ प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और पंडित अलोपीदीन धन की महिमा से परिचित हैं। वे धन को ईश्वर या संसार के तीनों लोक में धन का या लक्ष्मी का निवास बताते हैं और धन के द्वारा सब कुछ क्रय किया जा सकता है। किंतु इस कहानी में पंडित अलोपीदीन मुंशी बंशीधर की ईमानदारी को नहीं खरीद पाते और नमक के व्यापार में वे पकड़े जाते हैं और फलतः कोर्ट कचहरी अदालती चक्कर होता है और उसमें वे छल कपट पूर्वक वहाँ से बरी हो जाते हैं। प्रेमचंद ने अदालत और राजतंत्र और कोर्ट कचहरी में फैले हुए भ्रष्टाचार को हमारे सामने यथार्थ रूप से वे उजागर करते हैं। जो शासन और प्रशासन या न्यायिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है जिसे समाज स्वीकार कर चुका है, इसके संदर्भ में प्रेमचंद ने हमारे सामने पूरी तरह से उजागर कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने इस तमाम चीज़ों को साहित्यिक ढंग से उजागर करने के साथ प्रेमचंद ने मुंशी बंशीधर को पंडित अलोपीदीन की संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करवाकर उन्होंने आदर्श की ओर कहानी को मोड़ दिया, यथार्थ से आदर्श की ओर। तो ये कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर प्रेरित हो गई। हम इसको
देखिए, आज के दौर में अगर ऐसी बात होती है तो हर व्यक्ति निराशावाद और घर कर लेता है और व्यक्ति का मानव चरित्र से विश्वास उठ जाता है और चारों तरफ उसे बुराई बुराई नजर आने लगती है। ऐसी स्थिति में प्रेमचंद ने अंत में सत्य की विजय, धर्म की विजय करके उन्होंने सामाजिक आदर्श को स्थापित करने का कार्य किया। बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है। हम देखते हैं कि कहानी में हम पाएंगे कि कहानी अंग्रेजी शासन के दौर पर है और हम जानते हैं गांधी जी ने नमक कानून बनाकर दांडी मार्च, नमक कानून है ना, इसको आप कानून को उन्होंने नमक बनाकर तोड़ा था और उसी नमक विषय को लेकर इस पाठ को प्रतिपादित किया गया। प्रेमचंद बताते हैं जब नमक विभाग बना तो लोग नमक का व्यापार करने लगे और नमक का व्यापार कुछ इस तरह, नमक व्यापार में भ्रष्टाचार बढ़ा या कालाबाजारी या फायदेमंद व्यवसाय हुआ तो बड़े बड़े लोग जो वकील थे और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति नमक विभाग के कर्मचारी बनने के लिए लालायित होने लगे। इसी प्रकार मुंशी बंशीधर अपनी शिक्षा अर्जित करने के पश्चात नौकरी की खोज में निकले और नौकरी की खोज में जब निकले तो उस नौकरी की खोज में निकलने के पूर्व उनके पिता अनुभवी थे और उन्होंने कहा कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, मैं वृद्ध हूँ और मैं कगार का वृक्ष हो रहा हूँ, ये बेटियाँ बड़ी हो रही हैं और घर के मुख्तार मालिक तुम ही हो, तुम ओहदे पर ध्यान मत देना, पैसे पर ध्यान देना। इस तरह कहकर पिता ने अपने पुत्र को नौकरी की खोज में भेजा। शुभ मुहूर्त था, अच्छी घड़ी थी। धैर्य और बुद्धि आत्मावलंबन के कारण उन्हें नमक विभाग में दरोगा पद की नियुक्ति मिल गई और इस प्रकार से जैसे ही पिता को खबर मिली तो घर में खुशियां छा गई और जो भी एक कर्ज जहां से उन्होंने साहूकारों से लिए थे उनके थोड़े रौब कम हुए। अब हम देखते हैं कि यमुना का तट, वहां पर नमक का दरोगा मुंशी बंशीधर की पहरेदारी है। रात्रि का वक्त है, सर्दी का मौसम, रात्रि का वक्त। सारे सिपाहीगण हैं वे नशे में चूर हैं, किंतु मुंशी बंशीधर दरोगा अपने कमरे में लेटा हुआ है। उसी समय रात्रि के अर्धरात्रि के समय गाड़ियों के चलने की आवाज़ आई। यमुना तट से आवाज़ आती है। वे अपना पिस्तौल संभालते हैं और घोड़े पर बैठकर वे यमुना तट पर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ चली आ रही हैं। पूछे जाने पर वे बताते हैं, पूछते हैं तो पता चलता है कि ये पंडित आलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं जो उस इलाके के खासे चर्चित व्यक्ति, माने जाने व्यक्ति हैं और काफ़ी सम्माननीय व्यक्ति हैं। इसके साथ ही हम देखें बंशीधर ने अपने 6 माह के कार्यकाल में अपने क्रियाकलाप से, अपने कार्यों से, अपने अधिकारियों और सभी लोगों को खुश कर लिया, क्योंकि वे कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। अपने आचरण से, उत्तम विचारों से अफसरों का विश्वास जीत लिया था और इस प्रकार से पूछताछ पर जब पता चला कि पंडित आलोपीदीन की गाड़ियां हैं और रात्रि में आ रही हैं तो उन्हें कुछ गोलमाल होने की शंका हुई। तब आगे बढ़कर पूछा कि किसकी गाड़ियां हैं, किसी ने नहीं बताया। शंका होने पर उन्होंने टटोला, बोरे को देखा तो पता चला कि नमक है और इस तरह से उन्होंने गाड़ियों को वहीं रोक लिया। जब गाड़ी की तलाशी ली, नमक है, रोक लिया। पंडित आलोपीदीन अपने पालकी में सजीले सवार होकर ऊँघते और पान चबाते हुए चले आ रहे थे। जब उनके नौकरों ने, गाड़ी वालों ने जाकर बताया कि दरोगा ने गाड़ी तट पर रोक ली है, तो थोड़ा सा निश्चिंत भाव से पान का बीड़ा खाते हुए वे आए
और कहा चलो आते हैं। आते ही उन्होंने कहा बाबूजी आपको आशीर्वाद, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से यह कहा कि आपने कष्ट क्यों उठाया, हम यहाँ से निकल रहे थे और यहाँ के देवी देवताओं पर अगर अनुष्ठान व्रत या कुछ ना चढ़ाएं, ये चढ़ावा ना चढ़ाएं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो खुद आने वाला था आपके पास। इस तरह से उन्होंने बंशीधर को खरीदने का प्रयास किया और बंशीधर ने कहा मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ और ये कानून के विरुद्ध है, अतः बदलो, इन्हें बंदी बना लो। आलोपी दीन पीछे हटे और दीन होकर मन में उन्होंने सोचा कि ये तो अभी नया लड़का है, अभी दुनियादारी इसे पता नहीं। दीन होकर बोले बाबूजी हमें गिरफ्तार मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। और इस तरह कहकर वे गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि धर्म और धन के द्वंद्व में धन की ही जय होगी, किंतु ईमानदारी का रौब रुतबा बंशीधर में नशा था और उन्होंने स्पष्ट किया कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। इस प्रकार से यह आदेश सुनकर आलोपी दीन हैरान रह गए और यह उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, किंतु रौब के सामने हाथ नहीं पकड़ा और इस प्रकार से उन्होंने वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई। आज आलोपी दीन को पता चला किस तरह धर्म ने धन को कुचल डाला है। सुबह तक यही हाल था, आग की तरह खबर फैल गई कि मुंशी बंशीधर ने पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को आलोपी दीन नमक का कारोबार करते हैं, तस्करी करते हैं, छुपे बाजार करते हैं, इस बात के बारे में आश्चर्य नहीं था, किंतु उन्हें ये आश्चर्य था इतना बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति, पूरी तरह से जमींदार, जो इसके हर लोग गुलाम हैं और चालबाज है और चतुर व्यक्ति, पकड़ा किस तरह गया। और फिर इसके पश्चात अदालत में उन्हें पेश किया जाता है। अदालत में जैसे आलोपी दीन को ले जाया जाता है, आलोपी दीन के ले जाने पर एक पूरी वकीलों की फौज तैयार हो गई और वकीलों की जब फौज तैयार हो गई, न्याय और धर्म में द्वंद्व होने लगा और इस तरह से धन और धर्म में द्वंद्व होने पर धन की विजय हुई और आलोपी दीन वहाँ से बरी हो गए। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए आलोपी दीन को बरी कर दिया कि पंडित आलोपी दीन जो हैं वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं और ये पंडित आलोपी दीन के प्रति जो विरुद्ध प्रकरण है वह आधारहीन है और दरोगा का वास्तव में इसमें कोई दोष नहीं है, वे ईमानदार हैं, फिर भी एक भले मानुष को कष्ट उनकी वजह से हुआ, वे ऐसा ना करें, ऐसी चेतावनी दी गई। फैसले के कारण सबकी बाँछें खिल गई और पंडित आलोपी दीन ने धन को इतना बहाया कि न्याय व्यवस्था की जो नींवें हैं हिल गईं। और इस प्रकार जब बंशीधर वहाँ से निकले तो लोगों ने तीखे बाणों से, चुभते नैनों से, तीखे व्यंग बाणों से उन्हें बेध डाला। आज उन्हें लगा कि जो बड़े बड़े न्यायिक उपाधियां हैं, विद्वता हैं और ये सारी चीज़ें उन्हें बेकार लगने लगी, निरर्थक लगने लगी। पंडित आलोपी दीन से बंशीधर ने बैर ले लिया था, अतः उसका मोल चुकाना वाजिब था। लगभग एक सप्ताह हुआ कि पंडित आलोपी दीन के सभी बिकाऊ थे, सभी उनके गुलाम थे और उनके कारण लगभग एक सप्ताह के अंदर ही दरोगा मुंशी बंशीधर को
मुत्तली का फरमाना आया और उन्हें वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। वहाँ से नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया और वे गिरे मन से वे घर की ओर चले। जैसे ही पिता ने यह बात जानी, उन्होंने बहुत तीखे शब्दों का प्रयोग किया। अगर मुंशी बंशीधर वहाँ से हट नहीं जाते तो सिर फुटावाल भी हो सकता था। माँ की जो तीर्थ यात्रा की उम्मीदें हैं वो पानी फिर गई। पत्नी लगभग 1 सप्ताह तक बात नहीं की। इस प्रकार से उन पूरी तरह से ईमानदारी की सजा मुंशी बंशीधर को मिली। इस प्रकार से मुंशी बंशीधर अपने घर में लगभग 1-2 सप्ताह के गुजरे ही थे कि एक दिन पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में सवार होकर मुंशी बंशीधर के घर आए। बूढ़े मुंशी बंशीधर के पिता पंडित अलोपीदीन की चापलूसी करने लगे। बोले, इतना नाकारा लड़का है, इसकी वजह से आपको दिक्कतें हुई हैं। और मैं इस प्रकार से वे बड़बड़ाते हैं और वे अपने बच्चे को यानी दरोगा को, मुंशी बंशीधर को तरह तरह की बुरी बातें कहते हैं, गलत बातें कहते हैं, अपशब्द कहते हैं। तो यहीं पर पंडित अलोपीदीन ने बूढ़े मुंशी को रोकते हुए कहा, भाई साहब, आपका बेटा कर्तव्यनिष्ठ है, कुल तिलक है, आप उसे ऐसा मत कहें। वह पुरुष सिंह की भांति है और वह अपना कीर्ति उज्जवल करने वाले व्यक्ति, धर्मपरायण है। आज तक मैंने बहुत सारे लोगों से मेरा पाला पड़ा, बहुत सारे लोगों को मैंने अपने धन से क्रय कर लिया, किंतु आपके पुत्र ने ही, मुंशी बंशीधर ने ही मुझे परास्त किया है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। बंशीधर ने जब अपने घर में पंडित अलोपीदीन को आया हुआ देखा तो उन्होंने सोचा नीचा दिखाने आए होंगे, किंतु पंडित अलोपीदीन से जब उनकी बात हुई तो उनका संदेह दूर हो गया और वे बड़े दीन भाव से बोले कि मैं तो वैसे आपका दास हूँ और उस दिन मैं अपने कर्तव्य पर था, अपने ड्यूटी पर था, अन्यथा यह भूल मेरे से त्रुटि ना होती। इस प्रकार से पंडित अलोपीदीन ने अपने जेब से एक स्टंप लगा हुआ पेपर निकाला और पंडित अलोपीदीन ने अपनी पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए आदेश था। इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, देखो, उस दिन आपने यमुना तट पर मेरी कोई बात नहीं सुनी थी और आज मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी और आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। और उन्होंने अपने घर के पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का आदेश था। 6,000 रुपये वार्षिक वेतन था, रोजाना के खर्च थे, सवारियां थी, गाड़ी बंगले इत्यादि, और इस तरह से उन्होंने नियत कर दिया। साथ ही बंशीधर ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं इतने बड़े उच्च पद का अधिकारी नहीं हूँ, इसके लिए तो मुझे बहुत बड़े विद्वान और पढ़े लिखे अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है। तो पंडित अलोपीदीन ने कहा, मैं आज तक बहुत बड़े अनुभवी पढ़े लिखे लोगों से परिचित हो चुका हूँ और मुझे इस कार्य के लिए बहुत बड़े अनुभवी और पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप यमुना तट वाले बेमुरौवत, जो रौबदार है, ईमानदार, नमक का दरोगा बने रहें। और इस तरह से उन्होंने अपने कलमदान से कलम निकाली और मुंशी बंशीधर के हाथों में दी और स्थायी मैनेजर अपने पूरी संपत्ति का नियुक्त कर दिया। बच्चों, इस कहानी में धन और धर्म के द्वंद्व में अंततः धर्म की जीत बताई गई है, बुराई पर अच्छाई की जीत, असद्वृत्ति पर सद्वृत्तियों की जीत। और यह
आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी हमारे के सामने है। और बच्चों, इस प्रकार से यह नमक का दरोगा कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।